बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को या ये कह लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है आपका जनरल रिजर्व, या फिर आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई सा भी आप रिजर्व ले सकते हैं जो भी प्रॉफिट से क्रिएट किया गया होगा, ये सब पे एप्लीकेबल है। इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करा जाता है। किस में प्लस किया जाता है? प्रॉफिट में प्लस किया जाता है। क्या निकालते वक्त प्लस किया जाता है? जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना होता है। क्लियर बच्चों? तो ये तो हो गया जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। आइए अब देखते हैं इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट और साथ साथ प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट। इनका ट्रीटमेंट करने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि इंटरिम डिविडेंड आपको करंट ईयर का लेना है, लेकिन प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का लेना है। अगर आपको प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का दे भी रखा है तो आपको इसे इग्नोर करना है। इनके दो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पहला ट्रीटमेंट तो वही है जो जनरल रिजर्व का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। किस में प्लस करेंगे? प्रॉफिट में, जो आपने बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से निकाला होगा। ठीक है बच्चों। इनका दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि इन्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड जो है वो दो जगह आएंगे। ऑपरेटिंग में तो प्लस हो जाएंगे, और कहाँ प्लस होंगे? प्रॉफिट में, वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? अब अगले पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट समझिएगा बच्चों। अगर आपको प्रोविजन टैक्स का अकाउंट नहीं बनाना पड़ा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है पड़ी है बनाने की, तो आपका जो करंट ईयर का प्रोविजन टैक्स होगा वो तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, वहीं जहां पर आपने रिजर्व को किया था, वहीं जहां पर आपने इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड को किया था, यानी कि प्रॉफिट में प्लस कर देंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजनल टैक्स होगा उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में जाकर माइनस कर देंगे, और आपका फाइनल रिजल्ट निकल आएगा ऑपरेटिंग का। क्लियर बच्चों? तो ये तो तब था जब हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ा तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। यहां एक बात समझिएगा बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कब बनाना पड़ेगा? जब प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में या टैक्स के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में। यानी या तो आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होगा, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, या प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होगा। तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से जैसे मैंने बनाया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, प्रीवियस ईयर बैलेंस यहाँ आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट ईयर बैलेंस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। टैक्स पेड दे रखा है तो वो टू बैंक अकाउंट के नाम से आएगा। ठीक है। और प्रोविजनल टैक्स मेड है वो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के नाम से आएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होगी, आप दूसरी चीज खुद निकाल लेंगे। ये दे रखा है तो ये आ जाएगा, ये दे रखा है तो ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? और यहां पर जो ये मेड है ये प्लस होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट में वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और पेड वाला ऑपरेटिंग के एंड में माइनस हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट था प्रोविजनल टैक्स का जब अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, ढंग से देख लीजिए बच्चों एक बार और दूसरा चीज़ कि ये कि मेड वाला दे रखा है तो पेड आ जाएगा, पेड दे रखा है तो मेड आ जाएगा। और मेड जो है वो आपका ऑपरेटिंग के बिगनिंग में वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस कर दिया जाता है, और जो पेड वाला है वो ऑपरेटिंग के एंड में बिल्कुल माइनस कर दिया जाता है, जिससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर निकल आता है। आइए बच्चों एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे मैं बता दूं इनके बारे में बहुत ही कम आपको आएगा, ये रेयर आइटम्स होते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस के मैंने एग्जांपल बताए थे आपको, जैसे लॉस बाय फायर और थेफ्ट और लॉस ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटीज, तो वो लॉस बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस के अंदर आते हैं। इनके दो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। शुरुआत में तो इन्हें प्लस किया जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस को प्रॉफिट में वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और बिल्कुल ऑपरेटिंग एंड में जाके वापस माइनस हो जाता है। क्लियर बच्चों? ये तो हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस का ट्रीटमेंट। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम के बारे में बात कर लें। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो होती है या टैक्स रिफंड जो है वो ऑपरेटिंग की शुरुआत में तो माइनस किए जाते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। किस में से माइनस करेंगे? प्रॉफिट में से। लेकिन जब ऑपरेटिंग का एंड आता है तो इनको वापस प्लस कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों?
तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस शुरू में प्लस, एंड में माइनस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और टैक्स रिफंड शुरू में माइनस और ऑपरेटिंग के एंड में ही वापस प्लस। क्लियर बच्चों? अगले नाम देख लीजिए बच्चों, अगले पॉइंट का एडजस्टमेंट ये है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट्स का, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट में आपका लॉस ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे लॉस आते हैं। इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस किया जाता है। किस में प्लस किया जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। क्या पाने के लिए प्लस किया जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पाने के लिए। क्लियर बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स का होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ये आपका जो आपकी टेंजिबल एसेट्स बेची होंगी, इंटेंजिबल एसेट बेची होंगी या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने बेची होंगी, उन पर जो लॉस होगा वो प्लस किया जाता है एज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जो प्लस कर दिए जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में, सो एज टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर बच्चों? बात कर लेते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट का ट्रीटमेंट करते समय इंटरेस्ट आपने किस पे दिया होगा? या तो डिवेंचर्स पे दिया होगा, या लोन पे दिया होगा, या ओवरड्राफ्ट पे दिया होगा। लोन चाहे शॉर्ट टर्म का लोन हो चाहे लॉन्ग टर्म का लोन हो, ठीक है, डिवेंचर्स हैं और आपका ओवरड्राफ्ट, इन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो आपका एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो प्लस कर दिया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। क्या पाने के लिए प्लस किया जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पाने के लिए। और क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है इसलिए इसको जो है बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस भी किया जाता है, बिकॉज इसकी वजह से पैसा गया होगा, आया नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अगला ट्रीटमेंट देख लीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। रेयर होता है लेकिन अगर दे रखा होगा तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। किस में प्लस करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में। क्या पाने के लिए प्लस करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर बच्चों? अब ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स के साथ साथ हर उस नॉन कैश एक्सपेंस पे लागू होती है जो कि प्रॉफिट में से माइनस तो कर दिए थे मगर कैश कम नहीं हुआ था इनकी वजह से। दैट्स वाई इनको वापस प्लस करा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ताकि हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आ सके हमारा। क्लियर बच्चों? अगला पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अंडरस्टूड बात है बच्चों, जब आपने लॉस ऑन सेल प्लस किया था तो गेन ऑन सेल क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो लॉस ऑन सेल प्लस किया था, गेन ऑन सेल माइनस करेंगे, और वही माइनस करेंगे जहां पर लॉस ऑन सेल को प्लस किया था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पाने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हमें सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट करना होता है। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो वापस प्लस कर दिए जाते हैं, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं वापस प्लस कर दिए जाते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उन्हें माइनस कर दिया जाता है, और जो नॉन कैश इनकम होती है वो भी माइनस कर दी जाती है। क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 10 पे आगे बच्चों हम लोग, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। तो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव जो है तीनों ही हमारी इन्वेस्टिंग इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं। अब क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसलिए इसे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में से माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों? बिकॉज दीज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, दीज आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ताकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल सके। अब क्योंकि आपकी इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जुड़ी हुई इनकम है, इसलिए इनको बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस कर दिया जाता है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखिएगा, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इनको मैं नॉर्मली रिड बोलता हूँ, रिड, RID, रिड। क्लियर बच्चों? इसके अलावा बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हैं या बेचते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए आपके पॉइंट्स होते हैं। खरीदेंगे तो पैसा जाएगा इसलिए इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाता है, बेचेंगे तो पैसा आएगा इसलिए इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर दिया जाता है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखिएगा, आसान सा पॉइंट है और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है कि इनका संबंध क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, और दूसरा है कि ये कि खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा। उसके अलावा शेयर्स और डिबेंचर्स की बात कर लें तो शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट होते हैं।
उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़। तो दैट्स वाई इन्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया जाता है। अगर ये इशू हो रहे हैं शेयर हो या डिवेंचर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो आप प्रीमियम इंक्लूड करके इसको ऐड करिएगा, मतलब ठीक है, प्लस में आइटम में लिखिएगा। और अगर रिडीम हो रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम जोड़ के आप इसे माइनस करिएगा, क्योंकि रिडम्पशन से पैसा जाएगा इसलिए माइनस किया जाएगा। इशू हो रहे हैं तो आपका पैसा आ रहा है इसलिए प्लस करा जाएगा, इंक्लूडिंग एसपीआर एंड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। याद रखिएगा, इंक्लूडिंग एसपीआर एंड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, क्योंकि जो पैसा आया होगा डिबेंचर्स को इशू करके डिस्काउंट पर, वो उसको डिस्काउंट हटाकर आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिबेंचर 2 लाख रुपए के हैं और 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो डिबेंचर का जो पैसा मिला होगा वो 1,80,000 होगा, ना कि 2 लाख। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया था, 2 लाख के शेयर थे और 10,000 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो शेयर इशू करके जो पैसा आया होगा वो 2,10,000 हुआ होगा। ऐसे ही आपने डिबेंचर्स या जो है शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम करो होंगे, तो जितना आपने प्रीमियम पे रिडीम किया होगा उतना प्रीमियम जोड़ के पेमेंट करिएगा। अगर 4 लाख के डिबेंचर 5% प्रीमियम पे रिडीम करे गए हैं, तो इसका मतलब 4,20,000 आपको माइनस में लिखना होगा। क्लियर बच्चों? अब क्योंकि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बारे में यहीं बता दिया था साथ में ही, तो अलग से समझ जाए तो अलग से समझ लीजिए कि आप इसको शेयर में इंक्लूड नहीं करना चाहते, अलग से शो करना चाहते हैं, तो सिंपली आप क्या करिएगा, ये बढ़ रहा है तो प्लस कर दीजिएगा, कम हो रहा है तो कुछ मत करिएगा। बिकॉज कम हो रहा है तो ये केवल किसी नॉन कैश एक्सपेंस को, जो कि कैपिटल नेचर का होता है, राइट ऑफ करने में काम आया होगा एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर बच्चों? तो ये इंक्रीज होगा तो ही प्लस में लीजिएगा, वो भी तब जब आपने इसको इशू ऑफ शेयर था इंक्लूड करके नहीं लिखा होगा। अगर वहीं इंक्लूड करके लिख दिया है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो अगली चीज है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर डिबेंचर्स भी होता है, शेयर पर डिस्काउंट होता ही नहीं है। तो अगर इसको प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया गया होगा, अगर इसे एसपीआर से राइट ऑफ किया गया है, तब तो ये कहीं नहीं आएगा। लेकिन इसे प्रॉफिट से राइट ऑफ किया गया है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में इसको प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? और वाइल कैलकुलेटिंग आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन अगर इसको एसपीआर से राइट ऑफ किया गया है तो ये कहीं नहीं आएगा। और ये मैंने बताया ही था कि अगर कोई भी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो उनका जो प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो डिस्काउंट हटा के काउंट करिएगा। ठीक है बच्चों? कुछ और पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों, जो रेयर ही हैं, वैसे मेन पॉइंट्स मैंने सारे बता ही दिए आपको। ये जो अंडर राइटिंग कमीशन होता है, या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होता है, या बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आएंगे तो इनका संबंध फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, और इनके थ्रू पैसा गया होगा, इन्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? उसके बाद आपको ये जो बता रहा हूँ बच्चों, ये आजकल बहुत दिया जाने लगा है क्वेश्चन में, करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। या आपको करंट एसेट के अंदर दे रखे होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको इसे किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं लेना है, ना ऑपरेटिंग में, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में। आपको सिंपली इसके ओपनिंग बैलेंस को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर देना है, और इसके क्लोजिंग बैलेंस को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस में ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों? तो इसका ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस के साथ काउंट किया जाएगा, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के क्लोजिंग बैलेंस के साथ काउंट किया जाएगा। क्लियर बच्चों? अब ये लास्ट पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि गुडविल, पेटेंट जैसे ये कोई इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अगर इनके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इनका अकाउंट बन जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है और ये कम हो रहे हैं तो इसे राइट ऑफ मानिएगा, सेल मत मानिएगा। और अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसको इनकी परचेज मानिएगा। अगर ये राइट ऑफ हुए हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है, दैट्स वाई। और दूसरा, अगर ये बढ़ रहे हैं तो परचेज ऑफ गुडविल या परचेज ऑफ पेटेंट्स के नाम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे, क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट की परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इन पॉइंट्स को जब भी आप क्वेश्चन करें तो पहले इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को इस वाले देख लीजिएगा, तो इससे आपको जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं ऐसे और भी कुछ हेल्पिंग वीडियोस बनाऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और थियोरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू बच्चों।